यूएसएस प्लेनव्यू अमेरिकन नेवी की वो शिप थी जिसने लॉन्च होने से पहले ही सोवियत यूनियन की नींदें उड़ा दी थी। गहरे और तूफानी समंदरों में यूएस नेवी की ये शिप लहरों को बाईपास करके पानी पे न सिर्फ तैरती थी बल्कि लिटरली उड़ती थी। पर सोचने की बात यह है कि अगर ये इतनी एडवांस शिप थी तो फिर आखिर इसमें ऐसी क्या परेशानियां पेश आई जो यूएस नेवी को इसे हमेशा हमेशा के लिए डीकमीशन करना पड़ा। ये बात है 1960 की, जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी। दोनों कंट्रीज खुद को दुनिया के सामने ज्यादा ताकतवर दिखाने में लगी थी, लेकिन इस काम के लिए जरूरी था ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाई जाए जो दुनिया ने पहले कभी ना देखी हो। यूएस नेवी, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया के ऊपर अपना रोब जमाया हुआ था, उनका ये रोब सोवियत यूनियन की चंद डेवलपमेंट्स की वजह से अब खतरे में पड़ चुका था। सोवियट्स ने ऐसी एडवांस्ड लेवल की न्यूक्लियर सबमरीन बनाना शुरू कर दी जिनका चाहते हुए भी यूएस नेवी कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। ये सबमरीन पानी के अंदर करीब 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकती थी, जबकि उस वक्त यूएस नेवी की शिप इससे काफी स्लो चलती थी। ना सिर्फ इनकी स्पीड, बल्कि ये 350 मीटर की गहराई में जाकर खुद को पूरी तरह से यूएस नेवी के रेडार और सोनार स्कैनिंग सिस्टम से छुपाने की सलाहियत भी रखती थी। अमेरिका को खतरा था कि सोवियत सबमरीन्स यूएस नेवी की शिप को आसानी से फॉलो करके उन पर हमला कर सकती है, और अगर उनकी कॉम्बैट शिप्स के रेडार पे डिटेक्ट भी हो गया तो फिर भी वो सोवियत सबमरीन्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि तेज चलने की वजह से न सिर्फ उनको पकड़ना मुश्किल था, बल्कि उस वक्त के टोरपीडो मिसाइल्स जो अंडर वाटर गाइडेड मिसाइल्स होते हैं, उनकी स्पीड भी सोवियत सबमरीन से काफी कम थी। सोवियत यूनियन की सबमरीन का मामला अब यूएस नेवी के गले पड़ गया था। इनसे निपटने का एक ही सलूशन था कि ऐसी शिप बनाई जाए जो सोवियत सबमरीन से भी ज्यादा तेज चल सके। फिर यूएस नेवी ने एक ऐसी बोट बनाई जो अंडर वाटर विंग्स के इस्तेमाल से काफी तेज चल सकती थी। इस डिजाइन को हाइड्रोफॉइल का नाम दिया गया था। यूएस नेवी को अब यह महसूस हो चुका था कि अब सोवियत सबमरीन्स से मुकाबला करने के लिए यही डिजाइन सबसे बेस्ट रहेगा। इस कंडीशन में ये हाइड्रोफॉइल शिप सोवियत सबमरीन्स का पीछा भी कर पाएंगी। 1970 में यूएस नेवी हाइड्रोफॉइल के 4 प्रोटोटाइप्स बना चुकी थी, जिसमें सबसे बड़ी 320 टन वजनी यूएसएस प्लेनव्यू भी शामिल थी। ये उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी हाई स्पीड हाइड्रोफॉइल शिप कहलाई जाती थी। स्लो स्पीड पे ये वैसे ही चलती थी जैसे दूसरी कॉम्बैट शिप चलती है, लेकिन जब इसकी स्पीड बढ़ानी हो तो इसके हाइड्रोफॉइल्स को हाइड्रोलिक जैक्स की मदद से नीचे कर दिया जाता था। ये 14,000 हॉर्स पावर के इंजन थे जो असल में F4 फैंटम फाइटर जेट के इंजन्स थे। प्लेन व्यू इस इंजन और हाइड्रोफॉइल की मदद से 91 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती थी। इसके अलावा प्लेन व्यू पे एडिशनल जेट इंजन्स लगाने का ऑप्शन भी मौजूद था, जिससे वो 170 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड भी अचीव कर सकेंगी। यूएस नेवी ने ठीक ठाक खर्चा करके इन 4 हाइड्रोफॉइल शिप को तैयार करवाया, पर इनकी कंस्ट्रक्शन में जरूरत से ज्यादा टाइम लग गया, करीब 14 साल का। और जब तक 1974 में इनको तैयार किया गया, तब तक ऐसी दूसरी टेक्नोलॉजी भी आ चुकी थी जिससे सबमरीन्स को ट्रैक करके हेलीकॉप्टर के जरिए उनको निशाना बनाया जा सकता था। यानी हाइड्रोफॉइल को जिस मकसद के लिए बनाया गया था वह तो अब दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। लिहाजा अब हाइड्रोफॉइल का काम सिर्फ फास्ट पेट्रोलिंग के सिवा और कुछ नहीं बचा था। इसके अलावा इन हाइड्रोफॉइल के नुकसानार्थ इनके फायदे से भी ज्यादा थे। एक तो ये इनकी मजबूती नॉर्मल कॉम्बैट शिप्स के मुकाबले में बहुत कम थी। इन पर ज्यादा वजन भी नहीं लादा जा सकता था, जिसका मतलब ये था कि ये ज्यादा हेवी वेपन्स भी नहीं उठा सकेंगी। ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करने की वजह से ये कन्वेंशनल शिप के मुकाबले में कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं थी। कुल मिलाकर बात यह है कि यूएस नेवी का ये एक्सपेरिमेंट जहां किसी हद तक कामयाब भी हुआ, वहीं दुनिया के सामने खुद को मजबूत दिखाने के चक्कर में हाइड्रोफॉइल एक कंट्रोवर्सी बनकर रह गई थी। लेकिन कोल्ड वॉर में दुनिया को कुछ ना कुछ करके दिखाना था, इसीलिए 6 हाइड्रोफॉइल शिप तैयार की गई। 10 साल तक ये शिप सर्विस में भी रही। उसके बाद 1991 में फाइनली सोवियत यूनियन टूट गई और कोल्ड वॉर खत्म हो गई, और साथ ही इन हाइड्रोफॉइल शिप को भी हमेशा के लिए डीकमीशन कर दिया गया। वो शिप जो एक दौर में उड़ा करती थी, आज एस्टोरिया के साहिल पर इसका मलबा लावारिस पड़ा हुआ है।